हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के जो मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर है उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और ये रिवीजन किस तरीके से रहेगा उसके ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैक्सिमम लोगों का जो मेरे पास में मैसेज आया है, ज़्यादातर लोगों ने यही बोला है कि मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब याद भी नहीं हो रहा किस तरीके से पढ़े, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब एग्जाम टाइम में प्रेशर है, एक एक चीज़ वापस से हम लोग कर नहीं सकते, इतना डिटेल में कर नहीं सकते, तो किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को लिए प्रिपेयर करें। तो देखो, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ और देखो, अगर पिछले 15 सालों में जिस तरीके से पेपर्स आए हैं ना, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, पिछले 15 सालों में जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया, अगर उसी तरीके से एग्जाम पैटर्न रहा, वैसे तो वैसा ही है, लेकिन क्या है कि अभी थर्ड ईयर के जो पेपर्स हुए थे ना, वो बहुत अलग तरीके से पूछे गए थे। क्वेश्चन बहुत ही मतलब ऐसे थे कि आपको खुद को बुक से भी डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे थे, इस तरीके से थे। तो वो बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं। अगर उस तरीके से नहीं आए तो मैं जिस वे में रिवीजन करवा रहा हूँ आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, और मैं जैसे करवा रहा हूँ ना वैसे कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा अभी, क्योंकि टाइम है 10 दिन है आपके पास में एग्जाम के लिए, तो आप थोड़ा सा डिटेल में इसका रिवीजन कर लीजिए। और मैथमेटिकल फिजिक्स को आप प्रैक्टिस लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तभी हो पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर रिवीजन करवा दूंगा बहुत सिंपल तरीके से, तो आपकी चीज़ें हो जाएगी, टेंशन मत करिए, ठीक है। तो साथ साथ वीडियो देखते रहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं किस तरीके से आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का रिवीजन होगा उस पर बात करते हैं। मैं पहले थर्मो का करवा रहा था, तो बट लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है मुझे कि पहले थर्मो का नहीं, पहले मैथमेटिकल का इनका करवा दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, थर्मो का हम बाद में कर लेंगे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का आज और कल में, मतलब सैटरडे और संडे के अंदर आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मैं करीबन 8 घंटे की क्लासेस, 7-8 घंटे की क्लासेस अपलोड करूँगा मैथमेटिकल फिजिक्स पे। उसमें करीबन 2 यूनिट से ज़्यादा मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, और 7-8 घंटे की क्लासेस रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। 7-8 घंटे आप आराम से 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हो, 3 दिन में कवर कर सकते हो, और उनका फिर आप याद करके रिवीजन कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतना टाइम दे दो मैथमेटिकल फिजिक्स को, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स पे अगर कुछ नहीं आता ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ आता भी है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया बिल्कुल नहीं आता, तो उसमें आप कुछ जोड़ तोड़ के नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा वक्त दे दो, और ये वक्त प्रैक्टिस करके देना है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से चीज़ें हो पाएगी। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में कैसे क्या रहेगा। तो चैप्टर्स तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके चैप्टर्स तो वही है अंदर, पर बाहर से अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 4 यूनिट है। किसी और यूनिवर्सिटी के बंदे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि चैप्टर अंदर सेम ही है, बाकी यूनिट किसी में 5 यूनिट है, किसी में 4 यूनिट है। मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 4 यूनिट है, ठीक है ना। ये 4 यूनिट है। इसमें तो वो बेसिक आता है आपका, जिसके अंदर आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हो, है ना। जो भी सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं इसके अंदर आप उसकी स्टडी करते हो। उसके अलावा जैकोबियन आता है, टेंसर आता है, और भी चीज़ें आती हैं, तो वो इस यूनिट के अंदर आता है, ठीक है। ये जो यूनिट नंबर जो 2 है, इसके अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से चीज़ें हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसके अंदर, ठीक है ना। 3 डायमेंशन में और 4 डायमेंशन में, स्पेसिफिकली 4 डायमेंशन के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में है, अलग अलग तरीके के फंक्शंस है मैथमेटिकल। ये जो यूनिट नंबर 4 है, ये बाउंड्री कंडीशन की है, जिसको बोलते हैं परिसीमा प्रतिबंध। अब कोई मुझसे पूछे कि इनमें इजी यूनिट कौन सी है, तो मैं ये कहूंगा कि यूनिट नंबर जो 4 है ना, वो इजीएस्ट यूनिट है, ठीक है। ये थोड़ा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना क्वेश्चन का, वो एक ही टाइप का है, तो एक थोड़ा सा आप माइंड सेट क्लियर कर लेते हो ना कि इस टाइप से सोल्व करना है, तो फिर ये हो पाता है। वैसे तो कोई भी इजी नहीं है, लेकिन इन चारों में बात पूछे तो ये इजी है, ठीक है। अब मैं जो रिवीजन करवाने वाला हूं, मैं किस किस का करवाने वाला हूं, मैं यूनिट नंबर 4 का रिवीजन करवाऊंगा और यूनिट नंबर 2 का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। और 4 का रिवीजन मत समझो आप, मैं पूरा कंप्लीट ही यूनिट करवा रहा हूं, और इसमें भी ऑलमोस्ट हम लोग जो चीजें कवर होगी हम लोग कंप्लीट ही कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूनिट नंबर 1 अगर किसी को पढ़ना है, वैसे तो ये यूनिट 1 और 2 कंप्लीट ही थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स तीनों ही मैंने मोबाइल ऐप के ऊपर अभी सबके लिए ओपन कर रखे। वैसे वो सब्सक्रिप्शन कोर्स होता है पूरे साल के लिए, लेकिन अभी एग्जाम टाइम में सब बच्चों की हेल्प के लिए हम लोगों ने ये ओपन कर रखा, तो कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है, वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं रिवीजन जो है यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहेगा। तो रिवीजन की बात करूँ तो अभी मैं यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये है बाउंड्री कंडीशंस का यूनिट है, परिसीमा प्रतिबंध वाला। तो यूनिट नंबर हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं सेकंड यूनिट के बारे में बात करूंगा।
यूनिट नंबर 4 पे मैं करीबन 3 से 4 घंटे के लेक्चर, 3 घंटे के आसपास के लेक्चर रहेंगे, ठीक है। और इतना वक्त दे दो, किसी को लग रहा है कि 3 घंटे बहुत ज़्यादा है तो फिर भैया मत देना, क्योंकि 3 घंटे बहुत ज़्यादा, तो 3 घंटे से कम में आप वैसे भी कवर नहीं कर सकते यूनिट को, भरोसा रखो 3 घंटे ज़्यादा नहीं है टाइम। 3 घंटे आराम से इसको पढ़ोगे ना, तभी जाके आप एग्जाम में अपीयर हो पाओगे उसको लेके साथ में। चलिए अब मैं यूनिट नंबर 4 की बात करूं तो यूनिट नंबर 4 कौन सी है? बाउंड्री कंडीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसीमा प्रतिबंध। तो परिसीमा प्रतिबंध या बाउंड्री कंडीशन वाली यूनिट है। अब इसके अंदर क्या क्या सीन रहेगा, क्या है, पहले इस यूनिट का स्ट्रेटेजी समझ लो। मैं यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं अभी, तो पहले इसका स्ट्रेटेजी समझ लो कि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर हो गया ना कि क्या क्या है इसके अंदर और किस तरीके से चीजें पूछी जाएगी और किस तरीके से अप्लाई करना है। वो अगर एक माइंडसेट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन को करोगे ना तो एक बहुत हद तक आपका आइडिया क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लोग ये बात करते हैं कि कोई भी चीज़ को हम लोग जैसे स्टडी करना है, जैसे एक गोला है, एक स्फीयर है, स्फीयर की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कहीं पे गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, पोटेंशियल, इस तरीके से कुछ कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से? गोले की वजह से, स्फीयर की वजह से। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? एक मान लो आपको एक प्लेट दे दी, आपको एक प्लेट दे दी, सपोज ये एक प्लेट है आपके पास में, क्या है? एक प्लेट है, 2 डायमेंशनल हो गया, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। इस पे कुछ चार्ज है या कुछ आवेश वगैरह है, इसकी वजह से आपको कहीं पे पोटेंशियल या कुछ कैलकुलेट करना है। तो इसकी वजह से मैं कैसे कैलकुलेट करूं? मेरे पास में गोला है, स्फीयर, उसकी वजह से कैसे कैलकुलेट करूं? एक रूम है, रूम मतलब क्यूबिकल शेप का, क्यूब की आकार का, घन के आकार का एक रूम है, उसकी वजह से कुछ मुझे कैलकुलेट करना है। एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर की वजह से कैसे कैलकुलेट करूं? तो इस तरीके से क्या है, अपने पास में क्या है, अलग अलग टाइप का सिस्टम दिया हुआ होता है, अलग अलग टाइप का एक फॉर्मेट दिया हुआ होता है, उसकी वजह से अपने को कुछ ना कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ऐसा है, हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो अपने पास में 3 टाइप के सिस्टम है। जैसे सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पर सिस्टम का मतलब क्या है? निर्देश तंत्र, मतलब हम लोग स्टडी कैसे करें उस सिस्टम को। जैसे गोला दे दिया तो हम लोग गोलीय निर्देश तंत्र काम में लेंगे ताकि ईजी हो जाए कैलकुलेशन। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे अगर स्फीयर गिवन है तो। अगर सिलेंडर गिवन है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो, बेलनाकार निर्देश तंत्र यूज करो। अगर आपको रूम का शेप का, आयताकार, रेक्टेंगुलर शेप का एक शीट ये गिवन है आपको एक्स वाई जेड में, तो आप कार्तीय निर्देश तंत्र यूज करो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये समझ में आ गया कि कहां पर कौन सी चीज यूज करनी है। तो जिस टाइप की चीजें गिवन है आपको, जिस टाइप का सिस्टम गिवन है, उसके लिए हम लोग वो पर्टिकुलर टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं। ये स्टार्टिंग का जो 10 मिनट बता रहा हूँ ना, ये बड़ा यूजफुल है। आगे तो कैलकुलेशन है जिसको मैं बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। पहले ये ओवरव्यू समझ लो इस यूनिट का। तो चलिए, तो अपने पास में 3 टाइप के सिस्टम है जिनमें हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक तो कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोग तीन वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई और जेड, यही होते हैं ना। और हम लोग जो पूरा कैलकुलेशन करते हैं एक्स वाई जेड में करते हैं। ये सिस्टम समझ में आता है ना। और इसको हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, इस तरीके से 3 लेते हैं। तो शीट भी हो सकता है ये, या क्यूब की शेप का हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा गिवन है कि क्यूब के आकार का कुछ है, मतलब क्यूबॉइड या क्यूब, घन या घनाभ के आकार की कुछ गिवन है और उसकी वजह से कुछ कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बातें करेंगे। अगर कोई शीट गिवन है 2 डायमेंशनल, मतलब कोई एक, मतलब शीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी है, प्लेट, एक प्लेट गिवन है, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई में प्लेन होगी, उसके प्लेट होगी, उसके वजह से कैलकुलेट करना है, तो एक्स वाई में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी इन दोनों के लिए करेंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं, यकीन मानिए डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, इतना जरूरी है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। अगर गोले का, जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर की वजह से आपको कैलकुलेट करना है क्या, कि कहीं पे पोटेंशियल, विभव या विद्युत क्षेत्र या जो भी कुछ भी कैलकुलेट करना है फिजिक्स में, तो आपको उस टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए आप एक्स वाई जेड वाला जो कार्तीय निर्देश तंत्र काम में लेते हैं ना, वो भी काम में ले सकते हैं, कार्टेशियन भी, लेकिन उससे कैलकुलेशन हो जाता है टफ। तो हम लोग उसी के हिसाब का लेते हैं ना। जैसे गोलाकार चीजों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो गोलाकार, हम निर्देश तंत्र ही गोलाकार ले लेते हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लेते हैं ना, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लेंगे।
अब जैसे उसके अंदर x, y और z 3 वेरिएबल होते थे, इसके अंदर 3 वेरिएबल होते हैं r, थीटा एंड फाई। अब ये r, थीटा, फाई ये 3 वेरिएबल, इतना ध्यान रख लो। इनकी पूरी डिटेलिंग मैंने यूनिट नंबर 1 में करवाई। किसी को पूरा डिटेल में जाना है तो मोबाइल ऐप के ऊपर पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर गिवन है, तो वहां से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जितना इसमें यूज हो रहा है उतना ध्यान रखो। r, थीटा, फाई इसमें 3 वेरिएबल है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मान लो सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोई सिस्टम गिवन है, एक बेलनाकार कोई आकृति है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की, उसकी वजह से आपको ड्यू टू दैट यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, व्हाटएवर जो भी आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो आप सिलेंड्रिकल टाइप का ले लो ना सिस्टम, इसी टाइप का सिस्टम ले लो। तो सिलेंड्रिकल टाइप का लेना है, बेलनाकार निर्देश तंत्र ले लो। तो जैसे पहले में x, y और z होते थे, सेकंड में स्फेरिकल में r, थीटा एंड फाई होते हैं, 3 वेरिएबल। इसमें जो होते हैं ना, इसमें होता है r, फाई और z। इस r को रो भी लिखते हैं कई जगह पे, तो रो फाई जेड या r फाई जेड, इसमें भी ये 3 वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे 3 वेरिएबल होते हैं और इन इसके अंदर मैथमेटिक्स अप्लाई करके हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो भी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया बता दिया जो इस पूरी यूनिट के अंदर यूज होगा। अब आप ये समझिए कि आपके इस चैप्टर के अंदर ये जो यूनिट नंबर 4 है, इसमें क्या चीज़ें पूछी जाएगी, किस तरीके से चीज़ें पूछी जाएगी। सुनो, उसमें ऐसे चीज़ें पूछी जाएगी कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की वजह से आपको कुछ कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आपके दिमाग में ये आ गया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करना है। इतना माइंड में क्लियर है। चलिए, अगर मान लो आपको ये नहीं पूछा गया, आपको ये पूछा गया, क्या पूछा गया कि आपको कोई क्यूब दे दिया गया कि एक घन के आकार का कोई है, कुछ बॉक्स है या एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है, तो त्रिविमीय बॉक्स की वजह से आपको कुछ कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब आपको कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है। इतना क्लियर है। अगर आपको एक प्लेट दे दी कि प्लेट की वजह से कैलकुलेट करना है कुछ, इसका मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है। प्लेट में x, y 2 डायमेंशन होते, 3rd डायमेंशन यूज ही नहीं होता, लेकिन हम लोग यूज कौन सा करेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन। आपको कुछ गोले की वजह से कुछ कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी है, तो आप ये काम में ले लो। काम में इनमें से कोई भी ले सकते हैं, किसी के लिए भी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिर कैलकुलेशन टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो उसको इजी करने के लिए हम पर्टिकुलर जगह पे वो पर्टिकुलर टाइप का ही सिस्टम यूज करेंगे। क्लियर है। अब सुनो, अब हम लोग चालू करते हैं चैप्टर। ये पूरा इसके अंदर यूज होगा। चैप्टर चालू करते हैं। कितना टाइम ले लिया मैंने इसमें? ठीक है, 10 मिनट में ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सुनना बात को, एक एक हम लोग बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बस पेशेंस के साथ में रहो आप। एक सेकेंड, देखो रुको, मैं ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाऊंगा। अब अभी ये जो मुझे ओवरव्यू बताना था वो मैंने बता दिया है। अब आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा मैं। जैसे आप अपने दोस्तों के पास जाते हो ना कि हमें एग्जाम के हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो ताकि फिर तो हम पढ़ लेंगे। तो एग्जाम टाइम में सबका दिमाग तेज चलता है ना, पहले तो कुछ नहीं आता, फिर एग्जाम टाइम में 10 मिनट में या 2 दिन के अंदर भी आप इतना कर लेते हो जितना पहले कभी नहीं किया। तो माइंड तो आपका चलता है, बस यूज नहीं कर रहे हो आप। तो आ जाओ भैया, मैं आपको दोस्तों के हिसाब से पढ़ाता हूँ। यूनिट नंबर है 4, विजिबिलिटी। ठीक है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको, क्योंकि पूरा इसी से हम लोग PDF से करेंगे तो दिखना ठीक चाहिए, तरीके से चाहिए। एक सेकेंड, फोकस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यूनिट? बाउंड्री कंडीशन, परिसीमा प्रतिबंध। क्या है देखो, परिसीमा प्रतिबंध क्या है, इसका मतलब थोड़ा सा बताऊँ क्या, या क्या मतलब है इससे? इसका मतलब यही है कि आपका जैसे कोई सिस्टम गिवन है, उसकी वजह से कुछ कैलकुलेट करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी कि इतने डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या इतने डिस्टेंस पर ये कुछ, मतलब कुछ चीजें दी हुई होगी, उसकी हेल्प से हमारे को इक्वेशन सोल्व करनी है। बेसिक मतलब ये है। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं ना, अवकल समीकरण, उनको सोल्व करना है। और उनको जब सोल्व करना है तो आपके पास में बहुत सारे वेरिएबल आते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट आते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सोल्व की होगी, मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण। तो उसको सोल्व करते वक्त आपके पास में बहुत सारे कांस्टेंट आते होंगे। उन कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए कुछ इक्वेशन या कुछ शर्तें या कुछ कंडीशन गिवन होती है, जिनको परिसीमाएं बोलते हैं। तो उनका यूज कर करके हम लोगों को वो कांस्टेंट जो है ना, उनको कम करना होता है।
बस इस पूरे चैप्टर का काम वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और वो जो कांस्टेंट है ना उनको कम करते हुए रहना है, कम से कम कांस्टेंट में हम लोगों को इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये जो कंडीशन गिवन होगी इसमें परिसीमाएं, चलो हाँ अब देखो क्या है, एक चीज समझना, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है सुनते जाओ। मैं इस पीडीएफ को बता रहा हूं तो इस पीडीएफ को मैं भेज दूंगा आपको, तो पीडीएफ को आप रिवाइज करते रहना। एक तो ऐसा है कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, जैसे कि मैंने बताया, एक तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो फंक्शन x और y में होता है, ये दिख रहा है ना, x y में होता है, 2D में अगर रहता तो, 3D में होता तो x y z में तीनों में होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर दूसरा निर्देश तंत्र है गोलीय निर्देश तंत्र, जिसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग 2 डायमेंशन की बात करें तो r और थीटा ले सकते हैं, या r और फाई ले सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट। ये 3 में बात करें तो r थीटा और फाई तीनों होते हैं, r थीटा एंड फाई। ठीक है, जो कि मैं पहले बता दिया अभी। बेलनाकार निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो ही कोऑर्डिनेट 3 होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, रो फाई एंड जेड। 2D में बात करें तो रो और फाई में बात कर सकते हैं, या रो और जेड, कोई भी 2 ले सकते हैं इनमें से। तो रो और फाई जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो रो फाई 2D के लिए, इसमें 3D के लिए रो फाई जेड। रो जो है रेडियस होता है, इसको r से भी लिख देते हैं, लेकिन r से इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि ये इसके साथ में मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको रो से लिख देते हैं, r से भी लिख देते हैं कई दफा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते ही डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक होता है लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास समीकरण। और लाप्लास समीकरण होता है ऐसा, डेल स्क्वायर साई, दिमाग में सेट कर लेना इसको, डेल स्क्वायर साई। डेल का मतलब क्या होता है, डेल होता है जिसे डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है डेल स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है। जो भी आपका फंक्शन गिवन है ना, जो भी फलन है उसका 2 बार क्या करना है, अवकलन करना है। चमका। और यहां पर क्या है कि वेरिएबल है ना, मोर देन 1 होता है, वेरिएबल जो है मोर देन 1 है, और मोर देन 1 वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन करते हैं, इसलिए ये आंशिक अवकलन यूज किया गया है। अब अगर आपको 1 डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन कैलकुलेट करना है, एक विमीय निर्देश तंत्र में 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर यूज करना तो आप ऐसे कर सकते हो। 2D में करना है तो इसके साथ में y और आ जाता है, ऐसा प्लस y का। अगर 3D में करना तो प्लस जेड स्क्वायर और आ जाता है। क्लियर है, ये इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कौन सी है, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इक्वल टू 0 करते हैं, ये इक्वल टू 0 हो जाता है लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, इसी तरीके से पाइसन या पॉइजन इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, पॉइजन या पाइसन समीकरण जो होता है डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये इक्वेशन वैसे इस चैप्टर में इतनी काम में नहीं आएगी, इसको दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे। आगे है हेल्महोल्ट्ज समीकरण, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऐसा है, डेल स्क्वायर साई प्लस माइनस, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करता है ऑन दी पर्टिकुलर सिचुएशन। तो प्लस माइनस के स्क्वायर साई, ये के क्या होता है कि वेव, कोई भी वेव मूव कर रही होती है तो उस पर्टिकुलर वेव के लिए गिवन होता है, और वो वेव का एक तरंग संख्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तरंग संख्या, वेव नंबर बोलते हैं, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेम्डा। क्लियर है, ये यहां से हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हो जाएगी आपकी। तरंग समीकरण एक वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन ऐसा है। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये बता क्या रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि ये जो सारे इक्वेशंस है ना, इस टाइप के इक्वेशंस इस चैप्टर में यूज होंगे। जैसे आपको ये इक्वेशन गिवन है और इसमें कुछ कंडीशन दे दी और आपको इस इक्वेशन को सोल्व करके इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। मतलब इस पूरे चैप्टर का टारगेट क्या है, इनके सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन में कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई इक्वेशन फंस जाएगी, मतलब ऐसा इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन को सोल्व करते हुए फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। ये इस पूरे यूनिट का, इस पूरे चैप्टर का टारगेट है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। और भी इक्वेशन है, जैसे श्रोडिंगर काल आश्रित तरंग समीकरण, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स में आती है, ये 3rd ईयर के अंदर आपके इतना यूज नहीं आएगी, यहाँ पे काम में भी नहीं आएगी, इसको छोड़ोगे। द्विविमीय लाप्लास समीकरण, अब सुनो बात को, क्या है सीन ऐसा है कि हम लोगों ने बोला कि लाप्लास इक्वेशन होता है ये, और जिसका मतलब क्या है, जिसका अगर मतलब ऐसा है कि इसका एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। अगर 1 डायमेंशनल है तो ये इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर 2 डायमेंशनल है तो यहाँ पे x के साथ में y और आ जाता है, y के रिस्पेक्ट में और होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ये 2 डायमेंशनल इक्वेशन हो गया।
अब हमारा टारगेट क्या है, इस 2 डायमेंशनल इक्वेशन को सोल्व करके साई का वैल्यू x और y के टर्म्स में कैलकुलेट करना। ये तो इक्वेशन है ना, ये तो समीकरण है, समीकरण के हल निकालने हैं। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाप्लास इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए ये 2D में कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, फिर 3D में, और 3D में जब वो इक्वेशन बनेगी तो कैसे बनेगी, इसकी जगह एक और z और आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, z और हो जाएगा। अब सुनो बात को, एग्जाम में कैसे आता है। 2D में पहले 2D के लिए करेंगे, 2D में जो इक्वेशन लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, फिर 3D में करेंगे, फिर 3D का सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वेशन 3D में, ये तो अभी मैं एक्स वाई जेड में लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं कार्तीय निर्देश तंत्र में कर रहा हूं, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है एक्स वाई जेड, तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहा हूं। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दे तो एग्जाम में 2 बार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन को सोल्व करना पूछा गया है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। एक बार तो छोटा क्वेश्चन आया जिसमें लाप्लास इक्वेशन ही पूछा गया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अभी तो एक्स वाई जेड में वो आर थीटा और फाई की टर्म्स में क्या आएगी उसके ऊपर बात करेंगे, वो थोड़ा आगे बात करेंगे 1-2 लेक्चर के बाद में, लेकिन पहले इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की वर्णन इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो लाप्लासियन, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, कितना टाइम हमारे पास में है, जितना मैं उस हिसाब से। तो लाप्लास इक्वेशन देखो, ये लाप्लास इक्वेशन है 2 डायमेंशन में, दिख रहा है ना आपको। 2 डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले डेल स्क्वायर लिखा। ये डेल को हम लोग ऑपरेटर भी बोलते हैं, मैथमेटिकल जो फंक्शन होते हैं ना, जो कोई दूसरे फंक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, संकारक। तो डेल स्क्वायर क्या है, संकारक है। तो डेल स्क्वायर संकारक को डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये 3 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन होता तो ये जेड वाला हटा सकते हो आप, 1 डायमेंशन होता तो वाई वाला भी हटा सकते हो, ओनली एक्स स्क्वायर एक्स वाला बच जाता। दिख तो रहा ना, ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे साई और आ जाता है तो साई यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा है, 2 डायमेंशन के लिए ऐसा है जैसे मैंने लिख रखा है। अभी पहले हम लोग 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में जेड को हटा दिया, ऐसा रख दिया। अब मुझे लाप्लास इक्वेशन कैलकुलेट करना, मतलब साई पे लगा दिया मैंने, तो साई इसके साथ में ऑपरेट करवा दिया, मतलब डेल स्क्वायर के साथ में साई को ऑपरेट करवा दिया। मतलब साई इसके साथ में आएगा तो साई यहाँ पे भी आ जाएगा, साई यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखो साई इसके साथ में आएगा तो साई अंदर भी आ गया, दोनों के साथ में। यहाँ तक क्लियर है? चलो ये आ गया, ये 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन हो गया, जिसका जिक्र मैं ऊपर भी कर चुका। ये 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन हो गया। अपना टारगेट क्या, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना, मतलब साई का वैल्यू कैलकुलेट करना एक्स और वाई के टर्म्स में। इसका एक तरीका समझ लो, फिर वही तरीका आगे भी काम में आएगा। इस मेथड को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं चर पृथक्करण विधि। तो हिंदी में ऐसा भी आता है कि चर पृथक्करण विधि से इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सोल्व करो, ऐसे भी गिवन होता है। मतलब यही करना यही, बस वो नाम लिखा हुआ आ जाता है। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, या इसका मतलब ये है कि वेरिएबल को सेपरेट करना, मतलब चरों को अलग अलग करना, पृथक पृथक करना। पृथक पृथक करना या अलग अलग करने का मतलब क्या है, इसका अलग अलग करने का मतलब कि x के टर्म्स को मैं अलग ले लेता हूं और y के टर्म्स को अलग ले लेता हूं। तो देखो हम क्या करते हैं, मेथड को ध्यान से देख लो। ये इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन के बाद में क्या करना है, ये साई को हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y का फंक्शन मान लेंगे। अगर z भी आ रहा है तो कैपिटल Z और आ जाएगा। 3 वेरिएबल है तो 3 का मान लेंगे, 2 है तो 2 का, 1 है तो 1 का। तो साई इक्वल टू क्या है, कैपिटल X और कैपिटल Y का फंक्शन मान लिया। ये तो स्मॉल x स्मॉल y है। अभी कैपिटल X कैपिटल Y नए वेरिएबल मान लिए हमने। कैपिटल X और कैपिटल Y का फंक्शन मान लिया। कैपिटल X को स्मॉल x से रिप्रेजेंट का फंक्शन है और कैपिटल Y जो ना स्मॉल y का फंक्शन है। इस तरीके से हमने 2 कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिए। अगर Z भी होता तो कैपिटल Z और ले लेते, इसको भी स्मॉल z का फंक्शन ले लेते हैं। लेकिन 2D की बात करें, 3D में बात करेंगे ना, तो यहाँ पे Z और लगा देंगे, आगे 3D का पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसा आ गया। अब क्या करना है, अब देखो, अब मुझे ये वाला जो टर्म बना, ये वाला टर्म यहां से कैलकुलेट करके लाना है और ये वाला टर्म भी इसी से कैलकुलेट करके लाना है। इससे कैसे आएगा, साई का डिफरेंशिएशन करो स्मॉल x के रिस्पेक्ट में 2 बार और फिर y के रिस्पेक्ट में करो 2 बार और दोनों बार करके यहां पर वैल्यू पुट कर दो।
तो देखो सबसे पहले तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो स्मॉल x के रिस्पेक्ट में किया इसका, स्मॉल x के रिस्पेक्ट में किया तो ये तो y का फंक्शन है, x का है नहीं, तो ये तो कांस्टेंट रह गया एक तरीके से, ये तो कांस्टेंट रह गया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन किया एक बार हो गया, फिर दोबारा किया तो दोबारा किया, फिर एक और बार कर लिया, y तो कांस्टेंट है, इसका और कर लिया, तो ये वाला वैल्यू मिल गया किसका, इसका वैल्यू मिल गया, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। सेम इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग इसका y के रेस्पेक्ट में, स्मॉल y के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे, तो स्मॉल y के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो 2 बार y के रेस्पेक्ट में करो तो जिस तरीके से x का मिला है वैसे y का मिल जाएगा। तो देखो x वाले में यहाँ पर y मिला और x का किया, और y वाले में क्या मिला, यहाँ पर y की जगह x मिल गया और y का डिफरेंशिएशन हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, इसका 2 बार x के रिस्पेक्ट में 2 बार y के रिस्पेक्ट में, दोनों जो चीज़ें मिली यहाँ पे पुट करेंगे। तो 5 और 6 से हम लोग 3 में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए 3 में वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 में वैल्यू जैसे पुट किया ये मिला मुझे, ये मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म में आ गया। अब जो कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म में आ गया, इसको सोल्व करने का आगे 3 डायमेंशन में भी सोल्व करेंगे ना, सेम तरीके से इक्वेशन यूज करेंगे, तो ध्यान रख लो इसको। तो कैपिटल X और कैपिटल Y में आ गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल Y है, यहाँ पे कैपिटल X है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल X और कैपिटल Y से डिवाइड करेंगे, कैपिटल X इंटू कैपिटल Y से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 3 डायमेंशन में होगा ना तब क्या होगा, यहाँ पर 2 टर्म आएंगे, जैसे x में y और z आएगा, y में है तो x और z आएगा, जब z का होगा तो x और y आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x y और z तीनों से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तो ओनली यही आ रहा ना, x और y में है तो ओनली x और y से डिवाइड करें, जब x y z में इक्वेशन होगी तो x y और z तीनों से डिवाइड करेंगे। अभी बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में सेट रहे। तो इसको x y से डिवाइड करते हैं, x y से डिवाइड करेंगे तो इसमें y कैंसिल आउट आ जाएगा, इसमें x बचेगा, इसमें x कैंसिल आउट हो गया, y बच गया, कैपिटल Y, ये ऐसा बन गया। अब देखो, अब अभी तक दो वेरिएबल्स में x और y वेरिएबल में है, हम लोग लगा रहे हैं चर पृथक्करण विधि, मतलब चरों को अलग अलग करना, वेरिएबल्स को सेपरेट करना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इधर लेके गए, इसको मतलब ये 0 के उधर ले गए तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 1/y, ये दिस वन, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल कर दिया, इसको किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट k स्क्वायर के इक्वल पुट कर दिया हमने, तो ये भी k स्क्वायर के इक्वल हो गया और ये भी k स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब अपने पास में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। एक बार तो हम इसको इसके साथ में लिख के एक इक्वेशन बना लेंगे, जैसे ऐसा, तो इसमें केवल x एक्सिस है ना, इसमें वेरिएबल कौन सा है, ओनली x है, इसको इसके साथ में रख लेंगे एक बार, -1/y डेल स्क्वायर कैपिटल Y अपॉन डेल y स्क्वायर, ऊपर कैपिटल Y है ये, एक बार ये y में हो गया। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, ये केवल y में है, ये केवल x में है, और ये सिंगल वेरिएबल है इक्वेशन है, तो इसको तो हम लोगों को सोल्व करना आता आराम से। अपना टारगेट क्या था, इनको अलग अलग करना है। जब 3 डायमेंशन होगी तब भी इनको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करने के बाद तो इसको इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता होगा, बेसिक तरीका है, सेकंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में आता होगा। तो अब हम लोग इनको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ तक लेके आ गए, इसको k स्क्वायर के इक्वल पुट कर दिया और इनको अलग अलग कर लिए। अब हम लोग इनको सोल्व कर सकते हैं। बताता हूँ मैं कैसे करते हैं, चलिए एक सेकेंड। इस एक को k स्क्वायर के इक्वल पुट कर दिया, x वाले टर्म को हम लोगों ने k स्क्वायर के इक्वल पुट कर दिया। अब इसको k स्क्वायर के इक्वल पुट किया, ये कैपिटल X था, ये इधर चला गया, ये ऐसे मिल गया, इसको वापस इधर लेके आए, ये बन गया इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व करना आता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कैसे करते हैं इसको, ये ऐसा हो गया जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे, कैपिटल Y डेल, आपने ऐसे पढ़ा होगा इसको, माइनस कोई भी कांस्टेंट आ गया यहाँ पर और y इक्वल टू 0, किस टाइप की इक्वेशन पढ़े होंगे, क्योंकि आप फंक्शन को क्या लेते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हो फंक्शन को, तो फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करते हो, ये वेरिएबल। इस तरीके की इक्वेशन जब आ जाती है तो आप क्या करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है तो क्या करते हैं, आप इसको लिख लेते हैं कैपिटल D स्क्वायर, ये वेरिएबल, इसको लिखते हैं माइनस k स्क्वायर, ये y इक्वल टू 0, दोनों में d स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, y इक्वल टू 0 हो जाता है, y 0 चला जाता है, तो इसका मतलब y तो 0 हो नहीं सकता, वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, और यहाँ से d स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर आ जाता है, और d का वैल्यू प्लस माइनस यहाँ से क्या आ गया। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसके d के 2 वैल्यू मिलते हैं, और उन दोनों वैल्यू को आप एक्सपोनेंशियल में रख के कैलकुलेट करते हो ना ऐसा। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब ये 2 वैल्यू मिल गए,
अब इन दोनों की वैल्यू की हेल्प से क्या करते हो आप, दो वैल्यू मिल गई ना डी के, तो आप क्या करते हो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, जैसे फंक्शन है y, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, ऐसे y इक्वल टू मिलेगा a, कोई कांस्टेंट ले लेते हो, फिर e टू पावर में लिखते हो एक सॉल्यूशन k, जैसे पहला सॉल्यूशन k ले लिया, एक प्लस k एक माइनस k इंटू जो वेरिएबल है ना वो वेरिएबल x है तो ये x आ गया, फिर प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेते हो b, फिर e टू पावर दूसरा सॉल्यूशन है माइनस k, तो माइनस के और जो वेरिएबल है वो ये वेरिएबल x। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन लिखते हो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऐसे सोल्व करते हो आप। तो सेम चीज यहां पर आ गई है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व करना है बस। तो देखो इसको मैं सोल्व करता हूं, ये यहां पर y नहीं है, यहां पर फंक्शन क्या है, कैपिटल x है, यहां पे कैपिटल x है और नीचे क्या है, स्मॉल x है, नीचे स्मॉल x है, ये ठीक से लिखा नहीं गया, बाकी ये ऊपर कैपिटल x है, नीचे क्या है, स्मॉल x चल रहा है। तो स्मॉल x चल रहा है तो देखो मैंने इसको किया डी स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर, कैपिटल x ले लिया ऊपर से बाहर, ठीक है। चलो डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जीरो कर दिया, डी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आ गया, डी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस के और माइनस के कोमा माइनस के, दो वैल्यू मिल गई, प्लस के और माइनस के। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे फंक्शन है कैपिटल x, जैसे यहाँ पे फंक्शन हम जनरली क्या लेते हैं, y लेते हैं, मैथमेटिक्स में आप y लेते हो फंक्शन को, यहाँ पे अपना फंक्शन क्या चल रहा है इस इक्वेशन में, कैपिटल x, तो कैपिटल x आ गया, कैपिटल x आया है a e टू पावर फर्स्ट, ये फर्स्ट वेरिएबल k इंटू x, वेरिएबल कौन सा है जो नीचे है ये x, इसके टर्म में आएगा, प्लस b e टू पावर माइनस x, ये इक्वेशन मिल गया जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया वैसे। तो हम लोगों ने ये जो x में आया था ना, x वाले को ऐसे सोल्व कर लिया, इसी तरीके से y वाले को भी सोल्व करेंगे। तो x वाले का मुझे सॉल्यूशन मिल गया, तो इसी तरीके से y वाले के लिए भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए तो y वाले के लिए देखिए, y वाले के लिए ये इक्वेशन मिला है, इसमें नेगेटिव आया, उसमें नेगेटिव नहीं था, इसमें नेगेटिव भी आया। तो नेगेटिव आया है तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव को इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, ये y मल्टीप्लाई हो गया, ये y कैपिटल Y है, ऊपर वाला कैपिटल Y है, इन्होंने थोड़ा ठीक से नहीं लिखा, ये किसी स्टूडेंट के नोट से, मैंने क्लास में जो पढ़ाया है तब स्टूडेंट ने कॉपी किया उसके नोट से, लेकिन ठीक से नहीं लिखा इन्होंने। अब इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, अब ये बन गया सेम वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका वही, इसको तो हम लोग कैपिटल डी स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस के स्क्वायर, दोनों में y कॉमन आ गया, ये कैपिटल Y है भैया, ठीक है। ये डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो गया, जीरो के इक्वल आ गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का, तो डी का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा के, तो दो सॉल्यूशन मिल गए डी के, प्लस आयोटा के एंड माइनस आयोटा के, दो सॉल्यूशन मिल गए ना। तो इसका अब अपने को अगर सॉल्यूशन लिखना हो, ये तो इसके सॉल्यूशन मिले, अब इसका कैपिटल Y का वैल्यू जो आया ना, कैपिटल Y में चल रहा था ना इक्वेशन, तो कैपिटल Y का जो वैल्यू मिला है वो क्या मिलेगा, कोई कांस्टेंट ले लो नया, जैसे पहले तो a b, तो उसमें काम ले लो, इसमें c ले लो, c e टू पावर सॉल्यूशन आयोटा के ले लो, आयोटा के, और वेरिएबल चल रहा है यहाँ पे स्मॉल y नीचे, तो y प्लस d e टू पावर दूसरा ये सॉल्यूशन माइनस आयोटा के, और वेरिएबल चल रहा है y, ये लो, ये सॉल्यूशन मिल गया। इसी का एक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, इसी का एक दूसरा फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, c cos ky प्लस d sin ky, मतलब साइन और कॉस के टर्म में भी हम लोग इस सॉल्यूशन को, जो आयोटा वाला आता है ना, आयोटा वाले को, रियल वाले को नहीं, यहाँ पर रियल अगर आयोटा नहीं आ रहा तब नहीं लिखते हम लोग, जब आयोटा वाला आ रहा हो तो आयोटा वाला इसका दूसरा फॉर्म ये भी होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो आयोटा में एक्सपोनेंशियल में आयोटा आता है, ई की पावर में आयोटा आता है, तो हम उसको कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका एक दूसरा फॉर्म ये भी होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार हम लोग ये वाला यूज करेंगे, कई बार ये वाला यूज करेंगे, अभी आगे पता चल जाएगा। तो अपने को दो सॉल्यूशन मिल गए, कैपिटल X और कैपिटल Y, दोनों मिल गए, बस अपना काम हो गया ऑलमोस्ट। तो ये देखो क्या हुआ, y मिल गया अपने को, ये y का सॉल्यूशन मिल गया, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ये मिल गया, ठीक है। तो y का सॉल्यूशन मिल गया, तो हमने ऊपर क्या माना था, ऊपर यही तो माना था कि साई जो है वो कैपिटल X डॉट कैपिटल Y के इक्वल है, तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अलग से इक्वेशन बना के उसका सॉल्यूशन, y का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, ये लो, एक का रियल में आया है, एक का आयोटा में आया है, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, ये फाइनल सॉल्यूशन मिल गया टू डायमेंशनल इक्वेशन में। ये क्या है, टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन जो थी उसका सॉल्यूशन, मतलब आपने जो लिए ना टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, डी डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन मतलब साई का वैल्यू x और y की टर्म में कैलकुलेट करना था, सॉल्यूशन का मतलब ये आ गया है। अब 3 डायमेंशन में करेंगे जिसमें एक z और आ जाएगा, उसमें फिर टर्म एक टर्म और आएगा यहाँ पर,
x के लिए, y के लिए, फिर z के लिए हो रहेगा। तो उसको भी इसी पैटर्न में सोल्व करना चर पृथक्करण विधि से, जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। गोट इट माय पॉइंट? अरे चमक तो रहा है ना, कहीं एग्जाम का प्रेशर ऐसे रहेगा कि कुछ घुस ही नहीं रहा दिमाग में। ठीक है ना, टेंशन मत करो, आ जाएगा। ये मैं करवा रहा हूँ ना, बस थोड़ा पेशेंस के साथ में इसको कर लो। 3-4 घंटे के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, बस फिर इसको रिवाइज करते रहना। ठीक है ना। देखो अब थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा, और मैथमेटिकल फिजिक्स को थोड़ा वक्त दे लो, क्योंकि जो फेल होने वाले हैं वो अच्छे से पास हो जाएंगे, जिनके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं वो उनके और अच्छे आ जाएंगे। तो बस थोड़ा सा वक्त मैथमेटिकल फिजिक्स को दे लो, क्योंकि और सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत आप खुद कर भी सकते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स में धज्जियाँ उड़ जाती है भैया। ठीक है, टफ है, थोड़ा सा सब्जेक्ट टफ है। चलो आगे बात करते हैं। एक चीज देखो, ये आयोटा वाला है ना, इस आयोटा वाले को जैसे मैंने बताया कि कोस और साइन में भी लिख सकते हैं हम लोग, तो आयोटा वाले को कोस और साइन में भी लिख सकते हैं। ये कैसे आता है देखो, मैंने यहाँ पे इसको सोल्व करके भी बताया, आप ये नहीं भी ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे आया, इससे इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बताया कि जैसे ये सी लिखा हुआ है तो मैंने इसको सी डैश लिख दिया, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है डैश और डी डैश, ऐसे कुछ इस तरीके से आयोटा में गिवन है। तो इसको हम लोग ऐसे होता है ना, e टू पावर आयोटा थीटा को हम कैसे ओपन करते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाता। तो इसको दोनों को ऐसे ओपन करके मैंने फाइनली ये बोला है कि इसको हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे y वाला सॉल्यूशन। तो y वाले सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया, ये ले लो सॉल्यूशन, या इसके अलावा ये दूसरा फॉर्म भी कैलकुलेट करें। ये 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्यूशन हुआ। अभी किसमें, कार्तीय निर्देश तंत्र में। अभी 3 डायमेंशन का करेंगे, इसको आगे हम लोग स्फेरिकल में भी करेंगे 3 डायमेंशन वाले को। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया, आगे चलिए अब 3 डायमेंशन की बात करते हैं। त्रिविमीय लाप्लासीय समीकरण सेम जैसे वो किया ना, उसी तरीके से पैटर्न पे सोल्व करना, उसी पैटर्न पे। अब मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको खुद को समझ आ जाएगा, बस मुझे फॉलो करते रहिए। देखो साई इक्वल टू, ये साई है, साई एक्स वाई जेड। ठीक है, तीनों का वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड के तीनों का फंक्शन है, तो ये आ गया, देखो तीनों में आ गया। पहले 2D में था तो यहीं तक था, जेड नहीं था, ये नहीं था, अभी जेड भी आ गया। ठीक है, अभी ये भी आ गया आपके पास में, चलो बहुत बढ़िया बात है। अभी पहले ये नहीं था, अभी आ गया। आगे चलते हैं, अब चर पृथक्करण विधि लगानी है। जब चर पृथक्करण विधि में क्या करते हैं हम लोग, जैसे साई जो होता है ना, साई जो होता है तो 2D में होता है 2 वेरिएबल के इक्वल मान लो, x और y के। 3D में आए तो x, y और z इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल मान लो। ये चर पृथक्करण विधि जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब जब डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब 2 डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन में द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं ना, तो हम लोग चर पृथक्करण विधि लगा लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। इसमें क्या करते हैं, जैसे साई को x, y और z कैपिटल में है, ये जो नॉर्मल x, y, z है वो नहीं है, इसके इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में x और y माना था, z नहीं था वहां पे। जो कैपिटल x है वो स्मॉल x का फंक्शन है, ओनली स्मॉल x का। ये ओनली स्मॉल y का फंक्शन है, ये ओनली स्मॉल z का फंक्शन है। ठीक है, ये है, ये मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, वो पहले वाला मेथड। यहाँ पे देखो ये चीज चाहिए अपने को, साई का स्मॉल x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करके लेके आना है। तो इस साई का 2 बार डिफरेंशिएशन करके लेके आओ और यहाँ पे पुट कर दो, फिर y के रिस्पेक्ट में करो, फिर y के रिस्पेक्ट में करके यहाँ पे पुट कर दो, फिर z के रिस्पेक्ट में करके लाओ और यहाँ पे पुट कर दो, तीनों का। पहले x और y में किया था, अभी तीनों में करना है, तो तीनों में करो। इसका साई का x के रिस्पेक्ट में किया, तो देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली ये वेरिएबल है, ये x के फंक्शन ही नहीं है, तो y और z तो कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो y और z रहा कॉन्स्टेंट, x का कर लिया। फिर एक और बार किया, डबल करना है ना, तो 2 बार कर दिया, y z फिर से कांस्टेंट, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, ये आ गया x के अंदर। इसी तरीके से y में भी करेंगे, नीचे वो देखो y का भी आ गया। तो x के अंदर जो मिला उसमें y और z यहाँ पे मिल रहा है और x का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो y के रिस्पेक्ट में किया तो इसमें देखो x के रिस्पेक्ट में किया तो y और z दूसरे दोनों वेरिएबल मिले यहाँ पे। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z मिल जाएगा, y नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये मिला। जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y मिल जाएगा, x और y मिल गया। मतलब डिफरेंशिएशन करें 2 बार कर लीजिए, तीनों इक्वेशन आ गया। इन तीनों इक्वेशन को वहां पे ले जाके पुट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में। मतलब हमने क्या कर लिए, इन तीनों के वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, इन तीनों के वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो कर लिए हमने, अब पुट करो। पुट किया तो ये आ गया, तीनों का वैल्यू पुट किया तो हमारे पास में ये आ गया। अब देखो यहाँ पर y और z आया है। मैंने लास्ट इक्वेशन में जब बोला था तो मैंने बोला था कि अभी तो एक एक आ रहा, आगे चल के 2 भी आएंगे।
अब तीनों में चल रहा है तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों से डिवाइड कर देते हैं, तीनों के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर देते हैं। एक्स वाई जेड के गुणा से डिवाइड कर दो। पहले वाली इक्वेशन में एक्स और वाई के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर देते क्योंकि वो दो डायमेंशन में था, वो 2D में था, ये 3D में है। तो एक्स वाई और जेड के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो इसमें देखो कैपिटल एक्स बचेगा, एक्स वाले के टर्म के साथ केवल एक्स आ रहा है, वाई वाले के साथ में केवल वाई आ रहा है, जेड वाले के साथ में ओनली जेड आ रहा है। अब हम लोग इनको अलग अलग कर सकते हैं, अब इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो देखो क्या होगा, इनको कैसे सेपरेट कर रहे हैं, इसको मैं माइनस अल्फा स्क्वायर के इक्वल ले लिया, इसको मैं माइनस बीटा स्क्वायर के इक्वल ले लिया, और इसको मैं गामा स्क्वायर के इक्वल ले लिया। अब किसी के दिमाग में आया इनको तो माइनस में लिया है, इसको प्लस में लिया है, ऐसा क्यों? तो इसका डिटेल में इसका सिंपल वे में मैं अगर आंसर बताऊं तो इसका जवाब ये है कि इनको हम लोग इस तरीके से कांस्टेंट में लेके चलते हैं या इस टाइप का वेरिएबल लेके चलते हैं ताकि आगे चल के इक्वेशन सिंपल तरीके से सोल्व हो जाए। तो उसका पीछे लॉजिक ये होता है। और बाकी डेप्थ में अगर मैं बताऊं तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो। चलो इसको अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको माइनस बीटा स्क्वायर, इसको गामा स्क्वायर के इक्वल कर दिया और ये कर दिया। अब ये गामा स्क्वायर को उधर इस अल्फा बीटा को इधर ले गया तो गामा और अल्फा बीटा में रिलेशन है, ठीक है। अब इसको किसके इक्वल लिखा, माइनस अल्फा स्क्वायर के ना, तो माइनस अल्फा स्क्वायर के इक्वल लिखो। अब देखो ये ओनली एक्स के अंदर इक्वेशन है तो ये अलग से सोल्व हो जाएगी ना। कैसे? हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना एक वेरिएबल में तो जानते हैं ना, तो एक वेरिएबल में कर लो। वैसे जैसे के स्क्वायर डी स्क्वायर वाले से, तो इसको कैपिटल एक्स को मल्टीप्लाई किया इधर, कैपिटल एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स है, इसको इधर लेके आए तो प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया। इसमें से एक्स बाहर ले लो तो डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को जीरो के इक्वल किया तो डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को जीरो के इक्वल किया तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर और डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अल्फा। दो वैल्यू मिल गए, प्लस आयोटा अल्फा और माइनस आयोटा अल्फा। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, जैसे हम लोग इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कैसे? किसमें चल रहा है, ये कैपिटल एक्स में चल रहा है तो कैपिटल एक्स का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, कैपिटल एक्स तो ऊपर चल रहा है और स्मॉल एक्स में वेरिएबल है तो ये आएगा कांस्टेंट ई टू पावर, एक सॉल्यूशन प्लस वाला ले लो पहले, जैसे प्लस आयोटा अल्फा एक्स वेरिएबल स्मॉल एक्स वाला, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स, ये दूसरा वेरिएबल लिया मैंने, दूसरा सॉल्यूशन माइनस में है तो माइनस आ गया। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स, ये दो सॉल्यूशन आ गए। चमका? क्लियर है ना ये? चलो तो इसका सॉल्यूशन मिल गया, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, इसी तरीके से दूसरे का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको देखो मैंने आयोटा में नहीं लिख के किस में लिखा, साइन में लिखा है, तो ये साइन में आ गया, साइन कॉस में लिखा मतलब, तो ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। तो जहाँ पर जो यूज करना हो वो कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें ये किया है क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला शायद इसलिए, तो कैपिटल एक्स का ये हो गया। इसी तरीके से वाई वाले को बीटा के इक्वल किया था तो बीटा के इक्वल किया था, तो इसको सोल्व कर लो ऐसे, वाई को इधर भेज के, फिर वो इक्वेशन बन जाएगी, फिर वो वैसे मिल गया, मतलब फिर वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को वैसे सोल्व करते तो ये अभी इसको सोल्व करेंगे, दो वैल्यू मिल गए तो इसको वैसे ही या तो आयोटा में या साइन में, तो साइन कॉस में इस तरीके से सॉल्यूशन मिल गया अपने को, साइन कॉस में कॉस बीटा वाई प्लस डी साइन, तो दो वेरिएबल दूसरे ले लिए, वहाँ पे ए और बी लिया था तो ए और बी तो वहाँ यूज कर लिया ना, अब यहाँ पे सी और डी ले लिया, ठीक है। ये है बीटा, ये बेटा है, ठीक है। चलिए दो मिल गया, थर्ड भी कैलकुलेट कर लो। थर्ड को गामा स्क्वायर के इक्वल किया था, अब गामा स्क्वायर के इक्वल किया, देखो उन दोनों में तो माइनस आ रहा था, इसमें माइनस नहीं है, तो गामा स्क्वायर के इक्वल किया तो गामा ये इधर गया माइनस में हो गया, ये फाइनली जाके प्लस माइनस गामा में मिला है, प्लस माइनस गामा मिला है, उनमें आयोटा के साथ में मिला था। तो आयोटा के साथ में जो होते हैं ना इमेजिनरी वाले, उनको तो कोस और साइन में भी रख सकते हैं। जो रियल वाले आंसर आते हैं ना, जो जिनके सॉल्यूशन रियल में मिलते हैं ऐसे इक्वेशंस के, उनको हम लोग कोस साइन में नहीं ले जा सकते, इनको बस जैसे ई की पावर में लिखना पड़ता है। तो हम लोगों ने लिख लिया वेरिएबल कांस्टेंट कोई, जैसे वहाँ पे ए बी सी डी तक तो हो गए, तो यहाँ पे ई ले लिया, ई टू पावर जो भी सॉल्यूशन है वो गामा, और वेरिएबल क्या चल रहा है जेड में, तो जेड आ गया, स्मॉल जेड है, ये कैपिटल जेड है इधर, ठीक है। और फिर नया कांस्टेंट ई टू पावर सेकंड, एक तो प्लस गामा है एक माइनस गामा है, तो ये प्लस गामा यहाँ आ गया, माइनस गामा यहाँ पे आएगा, ये गामा हो गया जेड, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को, तीनों सॉल्यूशन मिल गए, तीनों सॉल्यूशन मिल गए तो तीनों की वैल्यू रख दो ना। अब
तो साई का एक्स, वाई और जेड, एक्स का वैल्यू रख दो, वाई का वैल्यू रख दो और जेड का वैल्यू रख दो, तीनों का वैल्यू रख दो। तो तीनों का वैल्यू हम लोग रख देंगे, यहाँ पे रख दिया, इसका रख दिया और इसका रख दिया। ये आ गया 3 डायमेंशनल जो इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन। हमने क्या कैलकुलेट किया, सुनो बात को, हमने जो लाप्लास इक्वेशन होता है ये, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट किया 2D के लिए और 3D के लिए। किसमें? एक्स वाई जेड वाले टर्म्स में या एक्स वाई वाले में, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में। इसको गोलीय निर्देश तंत्र में भी कैलकुलेट करेंगे आगे चल के। किसमें? गोलीय निर्देश तंत्र में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में आया हुआ है 2 बार कि गोलीय निर्देश तंत्र में कैलकुलेट करो किसको, इसको, लाप्लास इक्वेशन को। तो वो कैसे करते हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें क्या है, अभी इसमें क्या है, इसका क्या फायदा होगा, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। अब एप्लीकेशन होंगे इनके, अब क्या होंगे इसके एप्लीकेशन होंगे। 2 डायमेंशनल के इक्वेशन के यूज होंगे और 3 डायमेंशन का। जैसे अब ये कोई प्लेट है, अब जैसे कोई इक्वेशन आ जाएगा, एक प्लेट है, उस प्लेट की वजह से कुछ कैलकुलेट करना है, तो प्लेट 2 डायमेंशन है, उसमें ये 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर कोई बॉक्स है, बॉक्स के लिए तो बॉक्स में एक्स वाई जेड तीनों आते हैं, तो उसके लिए अंदर लाप्लास इक्वेशन यूज करना, तो 3 डायमेंशन वाले कर लेना। ठीक है, अब आगे वही करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 2D और 3D में जो लाप्लास इक्वेशन के जो यूज है ना वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कार्टेशियन वाले, फिर स्फेरिकल वाले आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए और स्टडी कंटिन्यू कीजिए। ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको और आप भी टाइम दीजिए इसको, और सब्जेक्ट्स पे थोड़ा कम फोकस कर लीजिए, भले एक बार मैथमेटिकल फिजिक्स रह जाएगा, प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। और जिसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, मैंने पूरे लेक्चर्स ओपन कर रखे हैं आप लोगों के लिए, मोबाइल ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके अभी एग्जाम में मैंने ओपन कर रखे हैं सबके लिए। वैसे सब्सक्रिप्शन होता है उसका, फीस भरनी पड़ती है उसकी, लेकिन अभी मैंने ओपन कर रखा, तो जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या डिटेल में है, तो इतना टाइम अभी दे नहीं सकते। हाँ, पर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो यूनिट 1 प्रिपेयर कर रहा है ना, यूनिट 1 देखो, यूनिट 1, यूनिट 2 और 4 वो तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, है ना, यूनिट 4 और 2 तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, लेकिन यूनिट 1 को भी मैं ये बोलूँगा कि 2 यूनिट पर रिस्क मत लो। पेपर टफ आ गया तो चलो, और सब्जेक्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, थर्मो में, इलेक्ट्रो में तो चलो 2 यूनिट कर भी जा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स में मत रिस्क लो, उसमें थोड़ा सा टाइम दे दो। मतलब यूनिट 1 भी थोड़ा सा कवर कर लो, या कोई और यूनिट जो करना चाहते हो वो कवर कर लो। ठीक है, तो यूनिट 1 में अगर मैं बताऊँ थोड़ा कुछ ईजी पोर्शन है और थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा, उसके लिए मैंने आगे लेक्चर डाल रखे हैं। तो यूनिट 1 में कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला एक चैप्टर डाल रखा मैंने, एक टेंसर पे है, एक जैकोबियन पे है, एक जैकोबियन पे है, एक टेंसर पे है, एक डिराक डेल्टा फंक्शन पे है। तो ये वाले फंक्शन है ना, ये तीनों जो चैप्टर है ना, ये बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब 2-2 घंटे के चैप्टर है। तो आप इनको पढ़ सकते हो, इनको तो एक ही दिन में पढ़ सकते हो, ये पढ़ लो, अभी इस पे इतना टाइम नहीं दे सको तो पहली यूनिट में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, उसके साथ में टेंसर, जैकोबियन और डिराक डेल्टा है। तो जैकोबियन, टेंसर और डिराक डेल्टा वाले पढ़ लो, आप वहाँ से पढ़ लो, पूरा डिटेल में गिवन है, और वो मतलब मैंने नोट्स की हेल्प से समझाया है वो, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, तो वो वहाँ से कर लो। बाकी इन 2 यूनिट का मैं रिविजन करवा रहा हूँ, टेंशन मत करो बस। ठीक है, और पढ़ते रहो। कोई डाउट वगैरह हो रहा हो, किसी को नोट्स वगैरह की जरूरत हो, तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, तो मैं नोट सेंड कर दूंगा। क्लियर है? चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे का पोर्शन आ जाएगा, इनके एप्लीकेशन आएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए यार। और अभी देखो फ्री है, किसी को पैसा देना नहीं पड़ रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हो अपनी तरफ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ना। तो फ्री में है तो किसी का पैसा लग नहीं रहा, पर हेल्प हो जाएगी लोगों की। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।